हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम गद्दी गडेरिया रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डीएनटी और एनटी आरक्षण के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि भारत में 4 प्रणाली सिस्टम है। एक जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, एससी कास्ट और एसटी कास्ट। तो फ्रेंड, एससी के लिए अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, जो हमारे साथ भी अनटचेबिलिटी होती थी, लेकिन फ्रेंड हम किसी तरीके से उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। या ये मान लीजिए कि भारत के हर हिस्से में हमारे साथ अनटचेबिलिटी नहीं होती थी, इसलिए हमें बहुत से सरकारों ने क्या कर दिया, ओबीसी में हमें पटक रखा है। लेकिन फ्रेंड वो गलत है। दूसरा फ्रेंड आता है एसटी का। एसटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ क्राइटेरिया हमारा समाज या तो फुलफ़िल नहीं कर रहा, या जो प्रदेश सरकार है वो ज़बरदस्ती उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं होने दे रही है। तो फ्रेंड, ज़्यादा कंडीशन तो ये है कि फुलफ़िल होने नहीं दे रही है सरकारें, क्योंकि फ्रेंड कोई जाति नहीं चाहती कि ये गद्दी गडेरिया समाज ऊपर जाए, ऊपर उठे, अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट जॉब, प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस सेवाओं में अपनी योगदान करें। वो अपने आप को ही राजा दिखाना चाहती हैं। तो फ्रेंड, हमारा समाज कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ओबीसी में फंसा हुआ है जहाँ ना तो हम घर के हैं ना घाट के। अगर फ्रेंड या तो हमें एससी का आरक्षण मिलता है या एसटी का मिलता, तो फ्रेंड आज हम उस मुकाम पर होते कि दुनिया में हमारा नाम होता। भारत तो छोड़िए, दुनिया में नाम होता फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को आहत पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को सत्य से परिचित कराना है। इस वीडियो का उद्देश्य भूले भटके गद्दी गडेरिया समुदाय को सही मार्ग पर लाना है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गांव में गद्दी गडेरिया बिरादरी का निवास। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमें निवास से समझना होगा कि हम कैसे कैसे रह रहे हैं। तो देखिए, अक्सर देखा गया है कि गडेरिया बिरादरी अन्य बिरादरी के गाँव में निवास करती है। ठीक है, जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत, त्यागी, ब्राह्मण, लोध, मराठा, कुनबी आदि के बहुल गांव में गद्दी गडेरिया बिरादरी के गिने चुने घर मकान होते हैं। इसी कारण ये गांव इन बिरादरी जैसे जाट, गुर्जर, लोधी, ब्राह्मण आदि के गांव से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई गांव है, उसके अंदर 100 घर लोधियों के हैं और 5 घर हमारे हैं, गद्दी गडेरिया हो गए। तो फ्रेंड, ये गांव जो है गद्दी गडेरिया का गांव नहीं कहलाया जाएगा, ये लोधों का गांव कहलाया जाएगा। उसी तरीके से जाटों के गांव में कहीं हमारे 20 घर हैं, 25 घर हैं, तो उससे हमारा गांव नहीं कहलाया जाएगा, ये उन्हीं लोगों का गांव कहलाया जाएगा। दूसरी बात आती है फ्रेंड, जो गांव में खेती का रकबा है वो कितना लोगों के पास है। तो फ्रेंड, वो हम समझेंगे कि हमें खेती, हम ज़मींदार लोग क्यों नहीं हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, पैसे से ज़मीनें बना ली। उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ज़मींदारों की कैटेगरी में लेकर आए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप समझेंगे कैसे हम लोग भूमिहीन रह गए। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। गांव में घर इसलिए कम रहे क्योंकि गद्दी गडेरिया जाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वनों में, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों पर, पठारों पर अपना धन यानी कि भेड़ बकरी चराने ले जाते थे। इसी कारण ये लोग खानाबदोश नोमैड कहलाए। नोमैड के कारण ये लोग अपने गांव नहीं बसा पाए। देखिए क्या है कि पूरे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज ये उत्तराखंड के इस कोने में है। ठीक है, वहाँ भेड़ बकरी चरा रहे हैं, चराते चराते फिर हिमाचल पार कर गए, पंजाब पार कर गए, फिर वहाँ रह गए। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये गद्दी गडेरिया समाज घूमता ही रहा पूरी ज़िंदगी भर। नोमैड तो है ही थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और फ्रेंड, आपको ये बिलीव नहीं होगा कि आज़ादी से पहले हमारे गद्दी गडेरिया लोगों के, बहुत से लोगों के तो घर ही नहीं होते थे। वो अपना भेड़ बकरी लेके आज यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, इस तरीके से चलता रहता था हमारे साथ। तो फ्रेंड देखिए, आज़ादी के पहले तक गडरिया लोग इधर उधर जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ों में अपने धन भेड़ बकरी चराने में लगे रहे थे। और आज़ादी के बाद गद्दी गडेरिया समाज के लोगों ने धीरे धीरे गांव में प्रॉपर तरह से बसना चालू किया। कहीं परिवार के 2 लोग एक गांव में बस गए, कहीं 3 लोग दूसरे ज़िले के गांव में बस गए। इसी कारण गडेरिया समाज की जनसंख्या तितर बितर हिंदुस्तान के हर ज़िले में फैली है। तो फ्रेंड क्या है कि ये लोग अगर 100 लोग थे तो 100 के 100 लोग एक जगह पर नहीं बसे। 100 में से कोई एक यहाँ पर बस गया, कोई 200 किलोमीटर आगे भेड़ लेकर चला गया। आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
तो वो वहाँ बस गया, कोई वहाँ बस गया, कोई वहाँ बस गया। इस तरीके से फ्रेंड ये पूरे हिंदुस्तान में तितर बितर हो गए, ठीक है। तो इसी कारण क्या है कि फ्रेंड ये प्रॉपर गांव नहीं मिलते आपको, या कुछ गिने चुने गांव भी मिलते हैं जहाँ पर ये लोग थे, या जहाँ इन लोगों ने अपनी लड़ाई कुछ करके जो गांव के और जो बाहुल लोग थे उनको पिछाड़ा, डराया, भगाया, भगा दिया। तो कुछ इस तरीके से गांव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव जो हैं फ्रेंड इनके क्या हैं, तितर बितर तरीके से हैं। यानी कि कहीं ये इन्होंने देखा कि भाई ये गांव अच्छा है, यहाँ पर झोड़ है, या यहाँ पर तालाब है, या यहाँ पर पोखर है, या जो भी चीज़ है वहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर भेड़ों को अच्छे से पानी मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ डोरा डालना चालू कर दिया, फिर वहाँ रहे, गाँव के लोगों ने उनका रिस्पेक्ट किया, और वो वहीं पर 2-4 लोग वहाँ पर बस गए और आज भी बसे हुए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारे प्रॉपर गांव कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड, जबकि त्यागी, जाट, गुर्जर समाज उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित है, और जहाँ ये बसे हुए हैं, जैसे फ्रेंड त्यागी हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, लोधी हैं, तो फ्रेंड ये आपको पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं फैले हुए मिलेंगे, और जहाँ ये हैं तो वहाँ इनके जत्थे के गाँव हैं, यानी कि इनके गांव के गांव हैं। जैसे आप हरियाणा जाएंगे तो हरियाणा में जाटों की जनसंख्या बहुत है। राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में भी जाट बहुत मिलेंगे। तो मैंने फ्रेंड एक टेबल तैयार किया है, वो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी एक जाति है त्यागी, इन्होंने नाम अच्छा कर रखा है अपना, प्रोग्रेस बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर ली, और ये पहले से ही फ्रेंड ये अंग्रेज़ों के अंडर में रहे थे, अंग्रेज़ों ने ज़मीन जायदाद दी, इनको नंबरदार वगैरह बनाया, तो इसलिए भी ये काफ़ी तेज़ी से उठ गए। लेकिन फ्रेंड ये अगर आप देखेंगे तो त्यागी समाज जो है वो आपका जो यमुना नदी है, ठीक है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के इस तरफ, और उधर हरियाणा आ जाता है तो उस तरफ हैं ये, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको देखो ये बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं आपको पैटर्न लिया हुआ है, ये बूढ़पुर गांव का है। एक बूढ़पुर गांव दिल्ली में पड़ता है, तो उस बूढ़पुर गांव में ये भारत सरकार का एक ही है। मैंने आपको इसका लिंक भी दे दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं, आप खुद सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये बूढ़पुर गांव है फ्रेंड। तो बूढ़पुर गांव के बारे में ये दिया हुआ है, तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बूढ़पुर गांव में 8 बिरादरियाँ थी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी बिरादरी थी? ब्राह्मण, जाट, प्रजापति, बैरागी, गडरिया, चमार, हरिजन एंड अगारिया राजपूत। तो फ्रेंड ये दिया हुआ है, ये 8 जातियों का ये गाँव है। तो फ्रेंड देखिए इसके बारे में कुछ लाइन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। देखिए, बट द नेबरहुड पैटर्न इज बेस्ड मच लेस वन कास्ट देन वन डिफरेंट टाइम ऑफ सेटलमेंट एज टोल्ड बाय द विलेजर। द फर्स्ट फैमिली टू दिस सेटल एट दिस साइट वाज अ ब्राह्मण। यानी कि इस गांव में सबसे पहले ब्राह्मण बसे, फिर देन उसके बाद द फर्स्ट फैमिली टू सेटल एट द साइट वाज अ ब्राह्मण हाउस होल्ड। आफ्टर दैट 2 जाट फैमिली, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, 2 जाट परिवार आकर यहाँ पे बसे। लेटर ऑन बैरागी, यानी कि उसके बाद बैरागी आकर बसे। उसके बाद फिर द चमार, द प्रजापति अराइव। तो ये जाति इस तरीके से बसी। द गडरिया अराइव मच लेटर देन अदर मेजर ग्रुप, यानी कि गडरिया जाति जो है वो उसमें बहुत बाद में जाकर बसी। यानी कि जो आपकी 7 जातियाँ थी ये तो धीरे धीरे आकर यहाँ बसती चले गई, लेकिन जो गडरिया है बहुत दिनों बाद आकर, या बहुत 1-2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी बाद आकर इसमें बसी थी। तो फ्रेंड ये इस तरीके से मैं आपको ये भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है ये। इसका लिंक फ्रेंड मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक इसको देख सकते हैं, खुद चेक कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। तो ये मैं आपको फ्रेंड बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए गडरिया लोग हर जगह बहुत लेट जाकर बसे। क्यों? क्योंकि ये जंगलों में, पहाड़ों पर, बर्फ़ों में ये इस तरीके से घूमते रहे अपने पशुओं को लेकर। जहाँ इनको लगा कि नहीं भाई अब यहाँ पर थोड़ा बसावट चालू हो रही है, सैर हो रहा है, तो ये इस तरीके से बाद में बसे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड आपको देखने को मिलेंगी, आप अपने बाबा दादाओं से पूछेगा वो आपको खुद बता देंगे। तो फ्रेंड ये इसका लिंक है, आप इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं http://80.gov.in/jspui/bitstream। इस तरीके से फ्रेंड ये है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इस लिंक पर जाकर आप खुद चेक करें इसको। और फ्रेंड देख लेते हैं कुछ विशेष समाज के निवास राज्य, यानी कि कुछ जो समाज हैं, विशेष समाज हैं, उनके जो राज्य हैं कैसे कैसे हैं। तो फ्रेंड देखिए पहले जाट देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें कि एक पहला है जाति, दूसरा है पूर्ण राज्य में पाए जाने वाले, और तीसरा है राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो जाट हैं वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में, पूरे दिल्ली, पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा के हर कोने में मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पूर्वी और अवध प्रदेश में नहीं पाए जाते, ना ही ये बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद दक्षिण पश्चिम हिमाचल में पाए जाते हैं, दक्षिण जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में,
उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, उत्तरी गुजरात में, दक्षिण उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में, इन 4 स्टेट में, पूरे स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड गुर्जर जो हैं। गुर्जर भी क्या है फ्रेंड, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में हर कोने में मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखिए ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, दक्षिण पश्चिम हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, उत्तरी गुजरात में, दक्षिण उत्तराखंड में, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड त्यागी। तो त्यागी समाज जो है वो सिर्फ आपको पूरे दिल्ली में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो इनका प्रॉपर निवास स्थान है। ऐसा नहीं कि जो अब जाकर यूपी से जाकर दिल्ली में बस गया या दिल्ली से जाकर कहीं बस गया। ऐसे तो बहुत से लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, लेकिन जो ये प्रॉपर निवासी थे, यानी इनका जो प्रॉपर मूल निवास है वो दिल्ली में हर कोने में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंड देखें इनको, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहाँ, जो आपका दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र यानी कि जो यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का है, और इनसे थोड़ा बहुत जो लगता हुआ एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून ज़िले में पाए जाते हैं सिर्फ। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर में पाए जाते हैं, और पूर्वी हरियाणा यमुना से लगे ज़िलों में। उसी तरीके से फ्रेंड एक इनकी त्यागी समाज की ही एक और कास्ट है, इसको भूमिहार बोल देते हैं। तो भूमिहार लोग जो हैं वो बिहार, बंगाल और झारखंड में पूरी तरीके से पाए जाते हैं। इसके अलावा वे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लोधा समाज देख लेते हैं। लोधा समाज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पूरे में पाए जाते हैं, कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये अगर राजस्थान में देखें तो ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिम हरियाणा में ये लोग पाए जाते हैं। उसके बाद कुर्मी समाज को देखें तो कुर्मी समाज बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में पाए जाते हैं। और ये अगर हम इनको एक स्टेट में देखें जहाँ ये किसी सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसमें ये उत्तर प्रदेश में पूर्वी और अवध प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते कुर्मी, और हैं भी तो 1-2 ज़िले में पाए जाते हैं वहाँ ये। पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी दक्षिणी उत्तराखंड में, तो ये सिर्फ ये लोग यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर मैं इनका ऑर्डर करूँ तो फ्रेंड देखिए जितनी जनसंख्या गुर्जरों की है उतनी ये लमसम जाट समाज की है। इसमें फिर सबसे कम जनसंख्या है त्यागी की। अब भूमिहार को देखें हम, तो भूमिहार को और हम त्यागी को दोनों को एक साथ मिक्स कर लें तो इनकी बराबरी जाट और गुर्जरों के बराबर ही बैठती है। फिर लोधा को देखें तो लोधों की भी जितनी जाट गुर्जर की बैठ रही है उतनी लोधों की बैठती है। कुर्मी समाज की थोड़ी सी जनसंख्या इनसे ज़्यादा है फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड कुछ विशेष समाज के निवास राज्य। तो देखिए इसमें हम गडरिया लोगों को देख रहे हैं, जो गडरिया हैं और ये उनकी उपजाति है। तो देखिए गडरिया जो है वो पूरे हरियाणा में मिलेगा आपको। हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाइए, वो बात अलग है कि फ्रेंड कहीं इनके 10 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, या कहीं ज़िले में 4-5 गांव हैं इनके, या 10-12 गांव हैं बस। तो ये हर जगह मिलेंगे। दिल्ली में पूरे दिल्ली में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, हर जगह मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी हर जगह मिलेंगे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, और ये गडरिया लोग जो हैं ये दक्षिण उत्तराखंड में पाए जाते हैं, पूर्वी गुजरात में पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी पंजाब में, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और पश्चिम झारखंड में। ठीक है फ्रेंड, तो ये पश्चिम बिहार में पाए जाते हैं। फिर जो गद्दी खाप है फ्रेंड वो पूर्ण राज्य में कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये फ्रेंड जो हम ये नहीं कह सकते कि गद्दी जो है पूरे आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपका कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी ज़िला जो है, इन ज़िलों में पाए जाते हैं ये। तो ये उत्तरी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दक्षिण जम्मू कश्मीर व दक्षिण लद्दाख में इन 3 क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। उस तरीके से धनगर जो है वो मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में, इसमें पूरे इन राज्यों में हर कोने में आप जाके देखेंगे तो हर कोने में मिलेंगे। इसके अलावा ये दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उत्तरी कर्नाटक में ये लोग पाए जाते हैं। कुरुबा लोग जो हैं ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, गोवा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। भोटिया जिनको हम जाट बोल देते हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और इसके साथ ये तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये सारी जातियाँ जो हैं ये गडरिया जातियाँ, जैसे गडरिया, गद्दी, धनगर, कुरुबा, भोटिया, ये शेफर्ड कम्युनिटी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको कंबाइन करके उसमें बताया। अगर आप इस तरीके से ओवरऑल देखें तो ये पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान में तो पूरे में हैं ये, लेकिन कहीं पर 10, कहीं पर 20, कहीं पर 40, इस तरीके से हैं। ठीक है,
तो इसको फ्रेंड समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जनसंख्या वर्सेस फैलाव। ठीक है, किस समाज की कितनी जनसंख्या है। ठीक है, अगर आप इस जनसंख्या को लेकर के इसका जनसंख्या घनत्व निकालें, जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में जो है उसमें इसको अगर आप भाग कर देंगे कुल जनसंख्या से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व। यानी कि अगर आप इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में समझिए तो इसका मतलब ये है कि किसी एक ज़िले में कितने क्षेत्र है और उसमें कितने आपके जनसंख्या कितनी है, तो उसको हम बोल देते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे हम दिल्ली का ले लेते हैं फ्रेंड, तो दिल्ली में अगर हम एक नॉर्मली से देखें तो दिल्ली में मैं एक समाज का नाम ले लेता हूँ किसी को बिठा के, जैसे गुर्जर समाज है, तो दिल्ली में गुर्जर समाज के लमसम 40 गांव हैं। ठीक है, और 40 गांव हैं तो एक प्रॉपर गांव इन्हीं के हैं। यानी कि अगर आप एक एक गांव में देखें तो इनके कहीं पर 1000 घर हैं, कहीं पर 1500 घर हैं, इस तरीके से हैं इनके। लेकिन अगर आप इनके अलावा इनके बीच में कुछ अलग समाज है, जैसे कुछ ब्राह्मण भी गुजरों के गाँव में बसे हुए हैं, कुछ राजपूत भी हैं इनके उसमें, कहीं गडरिया लोग भी हैं, तो कहीं इनके 15 घर, कहीं 20 घर, कहीं 25 घर, कहीं 40 घर, कहीं 200 घर, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि क्षेत्र को अगर आप उसकी कुल जनसंख्या से भाग कर दें तो आपका जनसंख्या घनत्व आ जाता है, यानी कितने एक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है इतनी। ठीक है, तो गडरिया बिरादरी की जनसंख्या घनत्व कम है, परंतु गडरिया बिरादरी का फैलाव अधिक है। यानी कि फैलाव अधिक का मतलब यह है कि ये भारत के हर कोने में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हर कोने में गिने चुने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर एक क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है तो इसका मतलब क्या है कि इनका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम जाट, गुर्जर, त्यागी, लोध, कुर्मी, अहीर आदि जातियों का जनसंख्या घनत्व देखें तो इनका जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, परंतु इनका फैलाव कम है। यानी कि जैसे त्यागी समाज है, त्यागी समाज जो है वो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वी हरियाणा में ही इनके गांव हैं। तो यहाँ पर इनकी फैलाव तो कम हो गया, खाली यमुना नदी के दोनों तरफ हैं ये। ठीक है, तो फैलाव तो कम हो गया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है ये लोग। लेकिन जिस क्षेत्र में है ये, वहाँ इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इनके गांव बहुत सारे हैं। ठीक है, तो गद्दी गडेरिया समाज की क्या है, जनसंख्या घनत्व तो कम है, परंतु इनका फैलाव अधिक है। लेकिन अगर हम और समाज को देखें, जैसे जाट, गुर्जर, त्यागी, लोधा, कुर्मी, अहीर, इनका जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, लेकिन इनका फैलाव कम है। यानी गडरिया समुदाय के इकट्ठे गांव या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र बहुत कम मिलेंगे, परंतु हर प्रदेश व क्षेत्र में ये लोग ज़रूर मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड आगे देखते हैं फिर। तो देखिए जनसंख्या घनत्व कम होने के नुकसान। देखिए अगर कहीं पर किसी समाज का जनसंख्या घनत्व कम है, यानी कि अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई गांव है, उस गांव में गडरिया लोग 10 हैं और उस गांव में गुर्जर लोग 100 हैं या 500 हैं, चलो 500 ले लेते हैं, गुर्जर लोग 500 हैं, गडरिया लोगों के सिर्फ 10 घर हैं, दलित लोगों के 100 घर हैं। तो देखिए फ्रेंड इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका हो गया, गुर्जर का। एक गांव है, सीमित एक हमने क्षेत्र को ले लिया, उसमें 500 घर गुर्जरों के हो गए, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गुर्जरों का है। उसके बाद क्या है फ्रेंड कि दूसरा नंबर पे कौन आ गए, दूसरे नंबर पे जाटव आ गए, यानी कि जो दलित हैं, दलितों का कितने हो गए, 100 घर हो गए। लेकिन 500 घर गुर्जरों के हो गए और 100 घर जाटव समाज के हो गए, यानी कि दलितों के हो गए, तो 600 घर हो गए। और इन 600 में सिर्फ आपके 10 घर गडरिया लोगों के हैं। तो फ्रेंड हमारा क्या इसका मतलब क्या निकल के आया ओवरऑल कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। तो इसके नुकसान देख लेते हैं फ्रेंड क्या होगा। देखिए अगर जनसंख्या घनत्व कम होगा तो आप विधायक या सांसद बहुत कम बना पाएंगे, और ये वाकई में है, हमारे सांसद विधायक बहुत कम है। उसके अलावा क्या है, राजनीति में पहुँच भी कम हो जाती है। डेफिनेट सी बात, अगर आपके वोट कम होंगे तो आपके क्या होगा, आपका जो कैंडिडेट है बिरादरी का वो चुनाव में जीतने के उसके चांसेस कम होंगे। जब चांसेस कम होंगे तो फ्रेंड आप राजनीति में पहुंच भी कम रखेंगे। उसके बाद क्या है, टिकट ना मिल पाना। देखिए अगर आपकी, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो देखती हैं कि आपकी कोई बिरादरी है किसी ज़िले में और उस ज़िले में जिस समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं तो उस समाज के गाँव कितने हैं, गाँव के बाद देखा जाता है उनके गाँव में प्रधान कितने हैं, उनके ब्लॉक प्रमुख कितने हैं, उनके जिला पंचायत सदस्य कितने हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके टिकट दिया जाता है। तो जब आपकी जनसंख्या ही कम है, आपके गांव ही कम है, आपके गांव में वोट कम है, तो फ्रेंड आपको टिकट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना तो आप ग्राम प्रधान बना पा रहे हो, ना ब्लॉक प्रमुख बना पा रहे हो, ना जिला पंचायत सदस्य बना पा रहे हो, तो आपको विधायकी का सांसद का टिकट वो देंगे ही नहीं। इसलिए बहुत सी जगह हमको टिकट मिल भी नहीं पाते हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चुनाव जीतने की संभावना कम। डेफिनेट सी बात है, वोट कम
वोट कम तो टिकट नहीं। अगर आप निर्दलीय भी खड़े होते हो तो गिने चुने लोगों का, आपकी बिरादरी के लोगों को ही टिकट मिलेगा, आपके 1-2-4 यार दोस्तों का आपको टिकट, उनका वोट मिल जाएगा। तो आपका जो कैंडिडेट है गिने चुने वोटों से वो जीत ही नहीं पाएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड, अगर किसी समाज के, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था कि एक गांव में 500 गुर्जरों के घर हैं और 100 जाटवों के घर हैं और 10 गडरियाओं के घर हैं। तो फ्रेंड क्या है कि वो 500 घर जो हैं वो 10 घरों को आसानी से दबा लेंगे, मारपीट भी कर सकते हैं, रास्ता रोक सकते हैं, कहीं आ जा रहे हो कुछ बुरा कर सकते हैं रास्ते में। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड, अत्याचार भी इन समाज पर ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनको फ्रेंड दब के रहना पड़ता है। अगर कोई एक आध कोई शेर बन के भी आता है तो शेर बन के भी आ रहा है, तो इनके इतने सारे लोग हैं, वो कहीं आपको खेतों के बीच से उनके ऐसे ही गुजर के जाओगे, आप गलियों में उन्हीं से गुजर के जाओगे तो सब आप पे नज़र रखेंगे, फ़ोन करके बोल देंगे भाई ये इधर से गुजर रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड टॉर्चर कर सकते हैं। उस तरीके से फ्रेंड देखिए, जैसे जनसंख्या कम है तो आपको बहुत सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं, आप बहुत सारे अधिकार डर की वजह से नहीं ले पाते, तो आप गरीब भी हो जाते हैं इसका। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, खेती बाड़ी कम, खेती बाड़ी भी कम, इस क्या होगी कि भाई आप 10 घर हो, आप इतनी खेती का क्या करोगे, हमें दे दो। अगर आप नहीं भी दोगे तो आपको परेशान करेंगे, दिक्कत करेंगे, आपके डोल तोड़ेंगे, मेंढे तोड़ेंगे, और जिसकी वजह से फ्रेंड आपकी खेती बाड़ी आप खुद परेशान होकर उसको कम कर दोगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड अशिक्षा, अशिक्षा भी कम होगी ज़्यादा फ्रेंड, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे, गरीब रहोगे, तो आप फ्रेंड अपने बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकते। आपने अक्सर देखा होगा जाट, गुर्जर, लोधा, ब्राह्मण, राजपूत, इनके क्या होते हैं, गांव के गांव होते हैं, और गांव के गांव होने के बाद भी क्या होता है कि फ्रेंड ये डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, बच्चों पर पूरा जी जान लगा देते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम करेगा, वो अच्छे से पढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपका जिनकी बिरादरी कम है गाँव में, उनको परेशान किया जाता है, रास्ते में जाके दूसरी बिरादरी के बच्चे पीट देते हैं अगर वो पढ़ने में भी तेज़ है, आते जाते समय परेशान करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से क्या है फ्रेंड, जो बच्चा पढ़ने में भी तेज़ होता है वो भी अशिक्षित रह जाता है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन आप देखेंगे जहाँ हमारी जनसंख्या अच्छी खासी है, जैसे कानपुर में जनसंख्या बहुत अच्छी है, आगरा में है, तो यहाँ से हमारे लोग PCS भी बन रहे हैं, जजेस भी बन रहे हैं, अधिकारी भी बन रहे हैं, DM SDM सब बन रहे हैं फ्रेंड। और अगर आप किसी और समाज को भी देखें जहाँ जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ फ्रेंड उनके IAS PCS बनने के चांसेस बहुत होते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने के वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, MBBS डॉक्टर वगैरह बनने के काम ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ हमारी क्या किसी भी कम्युनिटी की अगर जनसंख्या कम है तो फ्रेंड उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं उनको परेशान करते हैं। फ्रेंड आगे देखते हैं फ्रेंड, मानसिक उत्पीड़न, आप समझ रहे हो फ्रेंड, परेशान करेंगे आपको ज़्यादा लोग, आपकी चीज़ों पर दावा करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, तो आप मानसिक उत्पीड़न भी आपको झेलना पड़ता है, शारीरिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है। वो 500 घर हैं और आप 10 घर हो, लड़ाई पिटाई होगी तो फ्रेंड वो आपको घेर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। पुलिस आप जानते ही हो कि पुलिस का एक मैं पुलिस के ऊपर भी फ्रेंड वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग सोचते हैं पुलिस हमारी मदद करिए, पुलिस मदद नहीं करती, वो चीज़ के लिए भी मैं आपके ऊपर फ्रेंड वीडियो बताऊँगा और उदाहरण भी दूँगा आपको। उसके बाद देखिए पुलिस द्वारा परेशान करना, तो देखिए पुलिस द्वारा अत्याचार, पुलिस द्वारा रिपोर्ट ना लिखना आदि, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड। चोरी डकैती होना, भाई 10 घर हैं, आप 10 घर कहीं फंक्शन वगैरह हुआ, आप 10 घर इधर उधर फंक्शन में चले गए, कहीं चोरी हो गई आपके यहाँ पे, तो ये बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड झेलनी पड़ती हैं। तो बच्चों का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के कारण अच्छे कैरियर ना बन पाना, तो बच्चों का भी क्या होता है फ्रेंड, एक तो उनका अच्छा कैरियर नहीं बन पाता, शारीरिक और मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका कैरियर बनने में भी दिक्कत आती है। उसके बाद देखिए समाज का अन्य समाज से डर कर रहना, यानी कि जो जिन समाज की जनसंख्या गांव में कम होती है वो समाज क्या होते हैं फ्रेंड, जिनको बहुल समाजों से डर के घबरा कर रहते हैं। अब फ्रेंड देख लेते हैं गडरिया बिरादरी के गांव, थोड़ा एक हम समझते हैं कि गांव में क्या है, कैसे रहते हैं लोग, तो जनरल एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप आगरा व कानपुर के कुछ ब्लॉकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तर भारत में कहीं भी ऐसे ब्लॉक नहीं मिलेंगे जहाँ गडरियों की जनसंख्या अधिक हो या गडरिया ही गडरिया हो। तो जैसे इनका फ्रेंड मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे छोटा मोहल्ला होता है, मोहल्ले से फिर गांव बनता है, गांव से फिर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से क्या होता है जिला बनता है, और जिले से आपका क्या होता है फ्रेंड राज्य बनता है, और राज्य से भारत बनता है। तो देखिए फ्रेंड, जो गडरिया समाज के जो मोहल्ले होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, कहीं 10 घर, कहीं 5 घर, कहीं 30 घर, कहीं 35 घर, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कुछ में एक्सेप्शनल गाँव हैं, उनकी बात नहीं कर रहा फ्रेंड। उसके बाद देख लेते हैं मोहल्ले भी इनके छोटे छोटे होते हैं और गिने चुने मोहल्ले होते हैं, 1 मोहल्ला 2 मोहल्ले। ठीक है, तो गांव में भी इनके 10 घर, कहीं 20 घर, कहीं 25 घर, कहीं 40 घर, इस तरीके से होते हैं। यानी कि क्या है, मोहल्ले भी छोटे हैं, 1-2 मोहल्ला है, और जो मोहल्ला है वो भी छोटा है। और उसके बाद गांव में अगर जो सारे मोहल्लों को जोड़ लें तो इनके मोहल्ले भी कम होते हैं, और गांव में भी बहुत कम घर होते हैं।
और गांव फिर क्या होता है, गांव से मिलकर ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक में फ्रेंड देखेंगे कि गांव, अगर एक ब्लॉक में 20 गांव आ रहे हैं छोटे छोटे, या बड़े बड़े गांव हैं 7 गांव आ रहे हैं, तो उन 7 गांवों में हमारी जनसंख्या इतनी है कि अगर हम सारे 7 गांव के गडरियाओं को जोड़ भी ले तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो गांव में कोई छोटा मोटा मोहल्ला होगा दूसरे बिरादरी का, जैसे दलितों का मोहल्ला है, तो उस दलित के मोहल्ले के बराबर भी आपके सारे 10-12 गाँव के घर नहीं बैठते। तो गांव भी छोटे, ब्लॉक भी छोटे, और ब्लॉकों में जनसंख्या भी बहुत कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्लॉक में गडरिया लोगों के गांव ही नहीं होते। बहुत से ब्लॉक ऐसे होते हैं जहाँ गांव ही नहीं है, या गांव भी हैं तो भाई 2 गांव हैं एक ब्लॉक में, और उन 2 गांव में ही गडरियाँ हैं पूरे ब्लॉक में, और किसी गांव में गडरियाँ हैं नहीं। अच्छा, और जिन गाँव में गडरियाँ हैं भी, तो उनमें 10 से 12 घर या 20 घर या 25 घर 30 घर इतने ही होते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं जनसंख्या बहुत कम है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड गडरिया जाति की जनसंख्या वितरण देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि गडरिया जाति जो है वो पूरे उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत देखिए, भारत में क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं, राज्य में क्या है, ज़िले हैं, ज़िले के अंदर क्या है, तहसीलें हैं, तहसीलों के अंदर क्या है, ब्लॉक हैं, ब्लॉक के अंदर गांव है, और गांव के अंदर क्या है, आपके मोहल्ले हैं। तो गडरिया बिरादरी के जो मोहल्ले हैं वो 7-8 घर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसी तरीके से गडरिया बिरादरी के गाँव भी क्या है, वो गिने चुने गाँव हैं, और ब्लॉक में भी गिने चुने गांव हैं, जिलों में भी क्या है, गिने चुने ब्लॉकों में गडरियाँ हैं, गिने चुने गांव हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश भर में ही यही स्थिति रहती है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड कि जनसंख्या क्यों इनकी इतनी कम है। तो अब फ्रेंड देख लेते हैं गडरिया समुदाय के गरीब व भूमिहीन होने के कारण। तो देखिए 1960 के बाद जब जमींदारा सिस्टम खत्म हुआ, तब इन सभी बिरादरियों ने अपने अपने समाज के लोगों में ज़मीन बांट दी, और ये सब बिरादरी जमींदार बिरादरी बन गई, तथा गडरिया समाज भूमिहीन रह गया। जिन गडरिया भाइयों को ज़मीन मिल भी गई, तो जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण गडरिया बिरादरी की ज़मीन अन्य समाज के लोगों ने या तो धोखे से, या दबंगाई से, या पैसे के लालच से होने पौने दाम में हड़प ली। ठीक है, कुछ गडरिया लोगों ने आलस्य के कारण ज़मीन जोतने नहीं गए, इसी कारण वे भूमिहीन हो गए। यानी कि जब उनको ज़मीन मिली, देखिए जमींदारा सिस्टम का मैं बताता हूँ, आचार्य विनोबा भावे जो थे, उन्होंने किया था कि वे जमींदारों का राज हटाओ, ये तो अंग्रेज़ों की देन है, और अंग्रेज़ों की देन को हम अभी तक नहीं सहेंगे। तो क्या हुआ था कि जैसे एक एक आदमी के पास पहले 10-10 हज़ार बीघे ज़मीन, 5-5 हज़ार बीघे ज़मीन थी, तो ये किया गया कि जो इनके खेतों में काम कर रहे हैं लोग, उनमें ज़मीन बांटती जाए, और एक आदमी के ऊपर 60 बीघे से ज़्यादा ज़मीन वो ले नहीं सकता। तो ये सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम जब ख़त्म किया गया। तो फ्रेंड क्या हुआ कि गडरिया लोग तो भेड़ बकरी चराते थे, तो भेड़ बकरी चराते थे तो ये खेतों में काम नहीं करते थे, तो कुछ तो इनको खेतों में काम ना करने की वजह से इनको ज़मीन नहीं मिल पाई। दूसरा क्या है कि जो लोग खेतों में काम भी कर रहे थे दूसरे लोगों के, जमींदारों के, तो वो उनको जाति के उसमें, यानी कि जनसंख्या कम थी, तो जमींदारों ने क्या किया था, ज़मीन बचाने की बहुत सी कोशिश की थी जमींदारों ने। वो बोलने कि चलो भाई जितनी ज़मीन लोगों में बट रही है उतनी बांट दो, जो बाकी बचेगी 1000 बीघे बचेगी उसको हम अपने नाम करा लेंगे। और ऐसा हिंदुस्तान में कई लोगों ने कराया जिन पर आज भी 1000-1000 बीघे ज़मीन है। ठीक है, तो उन्होंने गडरियाओं को ज़मीन ही नहीं दी। उसके बाद क्या है कि कहीं ज़मीन मिली भी सरकारी तरीके से, मिली भी ज़मीन, तो गडरिया लोग उस पर जोतने नहीं गए, आलस्य के मारे जोतने नहीं गए, तो उनको वैसे ज़मीन नहीं मिल पाई। उसके बाद अगर किसी को ज़मीन मिल भी गई तो फ्रेंड क्या हुआ कि और लोगों ने क्या किया कि इनको बोला, अरे तुम ज़मीन का क्या करोगे, भेड़ बकरी चराओ, भेड़ बकरी में बहुत पैसा है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये इनके धोखे में आ गए, या इनका दिमाग काम नहीं किया। तो फ्रेंड ये ज़मींदार होते हुए भी क्या हुआ, इन्होंने ज़मीन औने पौने दाव में बेच दी, या किसी ने धोखे से छीन ली। तो ये इस तरीके से गद्दी समाज जो है फ्रेंड वो गरीब व भूमिहीन हो गया। अब फ्रेंड देख लेते हैं गडरिया समुदाय की जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में इनकी जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन अगर आप और समाज की देखें तो इनके एक सीमित क्षेत्र के अंदर, अगर आपको एक ज़िला देख लें, जैसे मैं आपको फ्रेंड मुजफ्फरनगर का बताता हूँ, तो मुजफ्फरनगर में क्या है, जाटों के गांव बहुत हैं, जाट बहुत हैं, जाटों का वोट बैंक बहुत है। अगर ये भी हमारी तरह भेड़ बकरी चराते तो कोई मध्य प्रदेश में जाके बस जाता, कोई तमिलनाडु में भेड़ बकरी चराते हुए, कोई कहीं जाट, इस तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। तो इनकी भी डेंसिटी क्या है, इनकी जनसंख्या घनत्व भी कम होता। लेकिन ये क्या है कि फ्रेंड ये एक ही जगह पर बसे रह गए और इन्होंने गांव के गांव बसा लिए। और इसी कारण क्या है, बहुत से आपने गांव ऐसे देखे होंगे कि गांव के नाम के पीछे जाट या गुर्जर लगा हुआ मिलता है, या लोधा, ठीक है, या ब्राह्मण लिखा हुआ मिलता है आपको। जैसे आपका जगदीशपुर लोधा हो गया, तो यानी कि ये जगदीशपुर गांव जो है ये लोधाओं का गांव है, इसमें लोधाओं की जनसंख्या बहुत है। ठीक है, अमरपुर जट हो गया, यानी कि जाटों के नाम पर है। ठीक है, भूड़ सिंह गढ़
गुर्जर, यानी कि ये भूड़सिंगड़ गुर्जर जो है, इसके अंदर गुर्जरों की जनसंख्या यानी इनके नाम पर मिलते हैं, लेकिन गडरियाओं के नाम पर बहुत कम गाँव मिलते हैं फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज़ादी से पहले ये इधर उधर तितर बितर रहे, ये बस ही नहीं पाए। तो फ्रेंड अब देख लेते हैं हम। तो देखिए गडरिया समुदाय की जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण, तो इसमें पहला कारण है व्यवसाय के कारण। व्यवसाय क्या था? भेड़ बकरी पालने के कारण। यानी कि ये भेड़ बकरी पालने क्या होता था, भेड़ बकरी को खिलाना पिलाना पड़ता था जंगलों में। तो ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। और आज भी आप देखेंगे फ्रेंड, अगर आप कहीं रोड पर खड़े हो जाएं या कभी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो भेड़ का झुंड लेकर चलते हैं। आप देखते हैं कि वो 10 दिन पहले तो हमने देहरादून में देखा था, अब वो रुड़की में है, फिर कुछ टाइम बाद वो रुड़की से उत्तर प्रदेश में आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड आप देखते हैं कि ये लोग अपनी एक टाइम पर निकल जाते हैं और अपने घर में 8-8 20-20 सप्ताह बाद घर पे पहुंचते हैं। बहुत सी बार तो ऐसा होता है 4-4 5-5 महीने बाद ही अपने घर पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्या फ्रेंड, इनकी नोमैड ज़िंदगी। नोमैड का मतलब होता है घुमक्कड़ ज़िंदगी, यानी कि घुमक्कड़ रहे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा गडरियाओं पर ज़मीन खरीदने से वंचित रखना। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था, ये गडरिया अंग्रेजों से लड़े थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन पर बैन लगा दिया ज़मीन खरीदने पर। जिस फ्रेंड इनके पास ज़मीन नहीं थी तो ज़मीन नहीं खरीद पाए, तो फ्रेंड ये खाएंगे पिएंगे क्या? तो इन्होंने अपना भेड़ बकरी का व्यवसाय ही चालू रखा, क्योंकि ज़मीन तो ये खरीद नहीं सकते थे, अंग्रेजों ने बैन लगा रखा था। तो भेड़ बकरी चराने ले जाते थे, अपना उसी से गुजारा और खान पीन करते थे अपने। ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा पहाड़ों पर कुछ क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करना पड़ा, जिस कारण गडरियाओं ने अपने स्थान अपने भेड़ बकरी के भोजन के कारण बदल दिया। जब गडरिया लोग अपनी भेड़ बकरी चराने ऊपर पहाड़ों पर ले जाते थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया था पहाड़ों पर। तो उन पहाड़ों पर जब कोई क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो आप वहाँ पर पशुओं को नहीं चरा सकते, वहाँ के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। वो सरकार के हो जाते हैं फल, जो भी उसके अंदर फल हैं। लकड़ियाँ आप नहीं जलाने के लिए ले जा सकते, वो सरकार की लकड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड क्या हुआ कि बहुत से जो गडरिया लोग थे, वो लोग क्या थे फ्रेंड, जो ऊपर पहाड़ों पर भी चले गए थे। तो वो फ्रेंड जब उनको लगा कि भाई सारी पहाड़ों पर अंग्रेजों ने बैन, जैसे इस क्षेत्र में उत्तराखंड में फ्रेंड यही हुआ कि उत्तराखंड में कई सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों ने, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह है, इन सबको जब ये बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने वन क्षेत्र घोषित कर दिया, तो बहुत से गडरिया बोले कि भैया पहाड़ों पर हमको खाने पीने को नहीं मिलेगा, जानवरों को चलो नीचे ही लेकर चलते हैं। तो बहुत सारे गडरिया नीचे आकर हरिद्वार, रुड़की इस तरफ बस गए। ठीक है फ्रेंड। तो मुगलों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने से बचने के कारण ये गडरिया लोग पहाड़ों व जंगलों से भाग गए। यानी क्या हुआ था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जब मुग़ल वगैरह अटैक करते थे, तो ये हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो गडरियाओं के लोग भेड़ बकरी होती थी या मटन वगैरह खाने के बहुत शौकीन होते थे, तो गडरियाओं का बहुत नुकसान करते थे। तो इस नुकसान से बचने के लिए फ्रेंड ये क्या हुआ, ये पहाड़ों की तरफ भाग गए, हिमाचल भाग गए, उत्तराखंड भाग गए, जम्मू कश्मीर भाग गए। तो इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए गडरिया जो थे वो राजस्थान से हिमाचल व उत्तराखंड चले गए, और आज वहाँ की भाषा में वे लोग गद्दी कहलाते हैं। अगर आप हिमाचल के गद्दियों का अगर आप बैकग्राउंड निकालें, तो फ्रेंड वो राजस्थान से ही चल कर गए थे वहाँ पर। ठीक है। आप भी आज भी देख सकते हैं कि अगर आप राजस्थान की OBC की लिस्ट उठाएँ, तो उसमें गडरिया, गाडरी, गायरी, गद्दी ये जाति एक साथ ही लिखी हुई है। ठीक है। दिल्ली में भी गडरिया, निखर, धनगर, ये सारी जाति, गद्दी, ये सब एक साथ लिखी हुई है वहाँ की OBC की लिस्ट में। आप लिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग मुसलमान ना बने, इसलिए हम फ्रेंड हमने क्या किया, राजस्थान की तरफ से हम क्या हुआ, पहाड़ों की तरफ भाग गए और वहाँ जाके बस गए, और वहाँ पर जाकर हमने अपने नए कल्चर, डांस, गीत ये सब बनाए, जो आज भी गद्दी कल्चर के नाम से वहाँ पर फेमस है। और फ्रेंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें तो जाटों को भी मुग़लों ने मुसलमान बनाया था, जिनको आज हम मूले जाट बोल देते हैं। मुजफ्फरनगर में आपको मूले जाट मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड अगर आप सहारनपुर में जाएंगे तो आपको मूले गुर्जर मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में मूले गुर्जर मिलेंगे। तो फ्रेंड क्या हुआ था, मुग़लों ने गुर्जरों को भी मुसलमान बना दिया था, राजपूतों को भी। अगर आप फ्रेंड जो मेरठ साइड का एरिया है, तो मेरठ में आपको फ्रेंड मूले त्यागी मिलेंगे, मुसलमान त्यागी, और मुसलमान राजपूत मिलेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये लोग यहीं के यहीं धरती पर रह गए थे, नीचे जहाँ हैं, तो वहाँ मुग़लों ने इनको आसानी से मुसलमान बना दिया था। लेकिन फ्रेंड आपको गडरिया लोगों को कहीं आपने नहीं सुना होगा गडरिया लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि फ्रेंड वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किए, वो पहाड़ों की तरफ ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर पहुंच गए। और पहाड़ों से क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, नीचे की तरफ आपको आते जाते सब दिखते हैं। तो इसीलिए जो ऊपर पहाड़ के लोग हैं वो कभी इनके गुलाम नहीं रहे मुसलमानों के। अगर कोई आता भी था तो ऊपर से पहाड़ से ऊपर से पत्थर फेंक देते। वो पत्थर इतनी तेज़ रफ्तार से नीचे आता था ग्रेविटी के कारण कि वो गोली की रफ्तार पकड़ लेता था, ये समझिए।
और जो भी नीचे होता था वो तितर बितर हो जाते थे, मर जाते थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आज़ादी से पहले स्थायी रूप से गाँव में ना बसने के कारण, यानी कि आज़ादी से पहले फ्रेंड हमने क्या किया था कि हम अपने गाँव बसाकर नहीं बसना चालू किया था हमने, ठीक है। उससे पहले हम ट्राइबली थे, घूमते रहते थे इधर उधर, और आज़ादी के बाद गांव में स्थायी रूप से बसना चालू किया, यानी कि हमने क्या किया, आज़ादी के बाद ही बसना चालू किया। उससे पहले आज हमने यहाँ डेरा डाल दिया, यहीं रह रहे हैं, हो गए 5, 6, 7 साल। फिर गांव के लोगों ने भगाना चालू किया, या हमको लगा कि भाई अब यहाँ पे सूटेबल कंडीशन नहीं है, पानी की कमी हो रही है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी जगह बदल दी। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको देखिए मैसेज देना चाहता हूँ कि गडरियाओं ने घुमक्कड़ जीवन से भारत सरकार को भी फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड देखिए, चाहे आप कारगिल का युद्ध देख लीजिए, या भी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में गलवान वैली को लेकर के, वहाँ की भी इंफॉर्मेशन गडरिया लोगों ने ही दी थी। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में गडरियाओं ने ही रास्ता बताया था भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेनाओं का। एक रणछोड़ रवारी हैं जो रवारी समाज के हैं, रवारी भी फ्रेंड शेफर्ड होते हैं। तो इन लोगों ने भी फ्रेंड बहुत मदद की थी भारतीय सेना की पाकिस्तान से युद्ध जीतने में, ठीक है। उसी तरीके से 1962 का जब युद्ध हुआ था, जब भी भारत के जो गडरियाँ हैं उन्होंने इनकी बहुत मदद की थी भारत सरकार। तो फ्रेंड मैं आपको नेक्स्ट ये एक मैंने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थी इंडिया टुडे की, ये इंडिया टुडे का एक स्क्रीनशॉट है फ्रेंड। तो उसमें साफ साफ आप लिखा दे सकते हैं, इंडियन शेफर्ड स्टॉप बाय चाइनीज़ प्रॉक्सीज इन दिसंबर 2019। जब 2019 में भारतीय गडरियाओं को चाइना के लोगों ने एंट्री करने से मना किया था, तो इसकी खबर इन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को दे दी थी। तो जब जाके इंडियन आर्मी को पता चला था कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन्होंने तैयारी चालू कर दी थी। ये फ्रेंड आपको मैं लेटेस्ट का बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, चीन पाकिस्तान के क्या औकात है गडरियाओं के आगे। तो फ्रेंड देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, सिक्किम आदि राज्यों की सीमा चीन से लगती है। जहाँ जहाँ भारत की इन राज्यों की सीमा चीन से लगी है, वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी कि वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंड उत्तरकाशी जाएंगे तो उत्तरकाशी का जहाँ गंगोत्री से आगे सीमा लगती है, तो वहाँ पर फ्रेंड गांव ही नहीं है, वहाँ पर गिने चुने गांव हैं और बहुत कम गांव हैं। आप देखोगे तो हैरान हो जाएगा, यहाँ तो कोई लोग ही नहीं रहा। फ्रेंड शहरों में आप देखते हैं कि अगर किसी का घर खाली पड़ा हो तो लोग वहाँ कब्जा कर लेते हैं। ये तो फ्रेंड बॉर्डर की बात है, ठीक है। तो चीन भारत के हिस्से पर कब्जा इसलिए करता जा रहा है क्योंकि वे भारत के हिस्से खाली व सुनसान पड़े रहते हैं। अगर भारत सरकार इन सभी पहाड़ी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के गडरियाओं को इन सीमावर्ती इलाकों में विस्थापित करके इनके गांव हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के चीन से लगे इलाकों में बसा दे, तो गडरिया समाज चीन की हर चाल को नाकाम कर देगा, बल्कि चीन द्वारा कब्जाए क्षेत्रों को जल्द ही भारत दोबारा से ले आएगा। तो फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार जो खाली जगह पड़े हैं जम्मू कश्मीर की, जो चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, हिमाचल का भी बॉर्डर है जो खाली पड़ा है, और आपका फ्रेंड उत्तराखंड का भी बॉर्डर है खाली पड़ा है, और उसके बाद फ्रेंड आपका सिक्किम का भी कुछ एरिया है। अगर यहाँ से उत्तर प्रदेश के गडरिया, बिहार के गडरिया, मध्य प्रदेश के गडरिया, हरियाणा के गडरिया वहाँ पर बसा दे और ये भेड़ बकरी के साथ छोड़ दे बस इन्हें, ठीक है। तो फ्रेंड ये अपना गडरिया जो है भेड़ बकरी से अपना खाना पीना सब चला लेंगे। तो फ्रेंड जो एरिया इन्होंने चीनियों ने कब्जाया हुआ है फ्रेंड, इसको भी हम भारतीय सेना को भारत को वापस दिलाने की हिम्मत रखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड, DNT, NT, ST यानी कि डिनोटिफाइड नॉमेड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण गडरियाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हमको लेना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, हमें जी जान लगाकर DNT, NT आरक्षण हर राज्य में लेना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमें DNT और NT आरक्षण क्यों लेना चाहिए, क्यों हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तो फ्रेंड इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये DNT और NT आरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।